नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। प्रमुख कॉइन्स आज सुबह से अपनी मजबूती बनाए हुए हैं। क्रिप्टो बाजार में रैली तो नहीं है, लेकिन अब गिरावट थोड़ी थमती दिखाई दे रही है। कॉर्पोरेट और रेगुलेटरी घटनाक्रम काफ़ी तेज है और आज काफ़ी बड़ी घटनाएं हैं जिन पर हम आज इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एसेट प्राइस और मार्केट का हाल देख लेते हैं। बिटकॉइन करीब $91,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में मामूली सी बढ़त है। $90,000 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है। 90 से $95,000 का जोन सबसे अहम रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके पार करने के बाद ही तेजी की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इथेरियम $3,000 से थोड़ा नीचे फिसला। 24 घंटे में करीब 1% की गिरावट थी। बाद में ये 3,027 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ भी 2900 से 2950 के बीच शॉर्ट टर्म सपोर्ट दिख रहा है और $3100 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि निवेशक अब हाई बीटा अल्ट कॉइन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सोलाना में करीब $140 के रेंज में का ट्रेड दिखाई दे रहा है। प्राइस ज़्यादा नहीं टूटा है, लेकिन सेंटीमेंट थोड़ा नर्वस है, क्योंकि अब बिट के सोलाना वॉलेट हैक की खबरों के बाद बाजार में सोलाना के निवेशकों को थोड़ा झटका लगा है। मिड कैप टोकन्स में गोलेम और स्टेडर टॉप मूवर्स की लिस्ट में देख रहे हैं, जहां नैरेटिव, डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, स्टेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब खबरों के कारण इन्हें शॉर्ट टर्म में बढ़त मिल रही है। लेकिन ऐसी रैलियों में छोटी पोजीशन और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बेहद जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल गतिविधियों में आज महत्वपूर्ण खबरें ये थीं कि स्पॉट बिटकॉइन ETF में 27 नवंबर के आसपास करीब 21 मिलियन डॉलर का नया इन्फ्लो दिखाई दिया, जो ये संकेत दे रहा है कि बड़ी संस्थाएं अब प्राइस करेक्शन के बाद, बिटकॉइन के टूटने के बाद सीमित मात्रा में बिटकॉइन का एक्सपोजर बढ़ा रही हैं या खरीद शुरू कर रही हैं। इथीरियम फोकस्ड ETF में भी लगभग $60 मिलियन और XRP में भी करीब $22 मिलियन के इनफ्लो दर्ज किए गए हैं, जबकि सोलाना के ETF से $8 मिलियन का पहला नेट आउटफ्लो दिखाया गया, जिसकी वजह हमने आपको सोलाना के हैक की बताई, जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। यहाँ थोड़ा शॉर्ट टर्म रिस्क ऑफ मोड बनता दिख रहा है, पर इथीरियम और XRP में बिटकॉइन के साथ थोड़ी खरीद वापस आती शुरू हुई है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट आज महत्वपूर्ण थे दो देशों में, ऑस्ट्रेलिया में भी और UAE में भी। ऑस्ट्रेलिया की में 2025 का एक नया बिल पेश किया गया, जिसे संसद ने पास किया है, जिसमें ज़्यादातर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो कस्टमर एसेट्स होल्ड करते हैं उन्हें ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल सर्विसेज का लाइसेंस लेना होगा और उन्हें ट्रेडिशनल फाइनेंस जैसी कस्टडी, कैपिटल और नियमों का पालन करना होगा। ये बिल FTX और सेल्सियस के जो पिछले क्रैश हुए हैं उनसे सबक लेता हुआ दिखाई देता है। इसमें क्लाइंट के पैसे को अलग रखना, जोखिम का डिस्क्लोजर करना, स्टेबल कॉइन और टोकेनाइज रियल वर्ल्ड एसेट्स के लिए नई रूल बुक बनाना और छोटे लो रिस्क ऑपरेटर के साथ रेगुलेटर सिस्टम तय करना जरूरी है। तो ऑस्ट्रेलिया एक और देश है जिसने अपने क्रिप्टो कानूनों को नया स्वरूप दिया है। UAE का कानून खासा महत्वपूर्ण है। UAE ने नया सेंट्रल बैंक लॉ CB लॉ 2025 लागू किया है, जिसके तहत सारे डिजिटल एसेट्स, डीफाई सर्विसेज, स्टेबल कॉइन्स और टोकेनाइट सुकूक सेंट्रल बैंक के सीधे नियंत्रण में आ गए हैं। उल्लंघन करने पर भारी फाइन लगेंगे। हालांकि इस पर हम विजडम में विस्तार से बात करेंगे UAE के कानून की, क्योंकि भारत के करीब है और भारत का काफ़ी क्रिप्टो कारोबार वहाँ हो रहा है। पर पहले देखते हैं कि एक्सचेंजेस ने क्या किया पिछले 24 घंटे में और कंपनियों ने क्या किया। वीज़ा ने एक्वानाउ के साथ एक पार्टनरशिप की है। इससे वो सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में चुनिंदा पार्टनर्स के साथ USDC जैसे रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन की सेवाएं शुरू करेगी, ताकि दो देशों के बीच में पेमेंट और सेटलमेंट शुरू हो सकें। इसके बाद स्टेबल कॉइन पहली बार मेन स्ट्रीम कार्ड पेमेंट के स्टेक के बैक एंड सेटलमेंट के तौर पर काम होगा। इसे ऐसे समझें कि एक सामान्य कार्ड धारक कार्ड की तरह ही स्वाइप करेगा, लेकिन बैकएंड पर जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो ब्लॉकचेन पर चलेंगे। इधर साउथ कोरिया में नावर ने करीब $10.3 बिलियन के एक स्टॉक स्वैप की डील की है। नावर ने अपबिट की पेरेंट कंपनी दुनामो में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी ले ली है। लेकिन ठीक इसी मौके पर अपबिट में सोलाना का एक नेटवर्क हैक हुआ, जिसमें कि $30 से $36 मिलियन के इथीरियम बाहर गए, सोलाना बाहर गए। इसलिए यहाँ जोखिम के सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सोलाना ने इस हैक के बाद डिपॉजिट विड्रॉल रोक दिए हैं, फंड्स को कोल्ड स्टोरेज में शिफ्ट किया है और अपने यूजर्स को पूरा नुकसान लौटाने का वादा किया है। रेगुलेटर ये मान रहे हैं कि ये हाई प्रोफाइल साइबर क्राइम का केस है, जिसमें कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो सकते हैं। सोलाना के हॉट वॉलेट से जो पैसे वापस बाहर गए, जिसमें कि करीब अगर कोरियन करेंसी में माने 44-45 बिलियन वॉन थे और 30 से 36 मिलियन डॉलर के टोकन चोरी हुए हैं। इसमें नॉर्थ कोरिया का जो लजारस ग्रुप है उस पर मजबूत शक माना जा रहा है, क्योंकि इस तरीके के बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्रिप्टो हैक्स में वो पहले से शामिल रहा है। हॉट वॉलेट और हैक के कारण सोशल मीडिया और रिटेल चैट्स में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी की है, लेकिन इसे ज़्यादातर लोग एक्सचेंज रिस्क के रूप में देख रहे हैं, ना कि सोलाना के प्रोटोकॉल फेल्योर के तौर पर।
अगर बाजार का आउटलुक देखें तो चार्ट पर बिटकॉइन $90,000 के ऊपर एक टाइट रेंज में है। ये लेवल टूटने के बाद 48 से 72 घंटों में लंबी और बड़ी पीक वाली आ सकती है, लेकिन अगर 94 से $95,000 तक टिका तो फिर एक अपसाइड ब्रेकआउट खुलता हुआ दिखाई देगा। ETF फ्लो का डेटा दिखा रहा है कि अगले 1-2 दिन में बड़े आउटफ्लो से पूरे सेंटीमेंट बदल सकते हैं, लेकिन अगर निवेश बना रहा तो हमें मजबूती और ठहराव दिखाई देगा। अमेरिका से आने वाले आंकड़े और ETF के जो नए आंकड़े हैं वो बाजार का रुख पलट सकते हैं। सोलाना रिस्क में है क्योंकि सोलाना पर एक हैक हुआ है, निकट जो हाल का रिस्क है उससे थोड़ा सेंटीमेंट खराब है। अगर अपबिट केस से जुड़े और ऑपरेशनल गैप सामने आते हैं और ब्लॉकचेन की समस्याएं सामने आती हैं तो एशियन एक्सचेंज पर सोलाना के लिए मार्जिन और रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा। क्रिप्टो विजडम में आज हम 2 तथ्यों की बात करेंगे, 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहले तो यूआई का क्रिप्टो कानून। अमीरात ने एक नया सेंट्रल बैंकिंग लॉ जारी किया है जिसके तहत सारे डिजिटल एसेट्स को एक गवर्नेंस के तहत लाया गया है। इसमें डिफाई सर्विसेज भी है, स्टेबल कॉइन्स भी हैं, टोकेनाइज सुकूक भी हैं। ये सब सेंट्रल बैंक खुद नियंत्रित करेगा। इसके साथ नॉन कंप्लायंस पर इन्फॉर्मेशन के पावर और फाइन वगैरह लगाए गए हैं। इस कानून में वर्चुअल एसेट्स पेमेंट, ओपन फाइनेंस, डिजिटल वॉलेट और इस तरीके की तमाम सेवाओं के लिए नई लाइसेंस कैटेगरी शुरू की गई है ताकि लोग आकर इन कारोबारों के लिए वहां लाइसेंस ले सकें। एक समयबद्ध नियम के तहत लाइसेंस प्रोसेस किए जाएंगे। शरिया कंप्लायंट इस्लामिक डिफाई और टोकेनाइज बॉन्ड्स के लिए भी एक फ्रेमवर्क बना दिया गया है। यूएई के सेंट्रल बैंक में डिफाई प्रोटोकॉल्स, डिजिटल वॉलेट्स और टोकनाइज सुकूक को रेगुलेटेड एक्टिविटी के तौर पर परिभाषित किया गया है, जिससे कि अब इस्लामिक नियमों के तहत फिनांस प्रोडक्ट के लिए लीगल और रेगुलेटरी सवालों का जवाब मिल गया है। यूजर्स के लिए इसका मतलब यह है कि यूएई बेस्ड और यूएई फेसिंग डिफाई वर्चुअल एसेट सर्विसेज में अब केवाईसी और रिस्क कंट्रोल सख्त होंगे, लेकिन इसके साथ जोखिम की संभावनाएं सीमित होंगी। दूसरा महत्वपूर्ण खबर और दूसरी महत्वपूर्ण विजडम पॉइंट जो आज के इस बुलेटिन का वो सोलाना का हैक है। क्रिप्टो निवेशकों को अब कंसंट्रेटेड रिस्क भारी पड़ रही है। अब बिट पर जो सोलाना का हैक हुआ ये बताता है कि जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट हैं और बेसिक सिक्योरिटी जहां नहीं है वहां इस तरीके के जोखिम कितने बड़े हैं। क्रिप्टो में असली खतरा दरअसल उस जगह छुपा होता है जहां आपका एक्सपोजर सबसे आधा होता है या एक ही जगह केंद्रित होता है। एक ही एक्सचेंज, एक ही चेन या एक ही स्टेबल कॉइन में अगर कुछ ऐसा होता है तो इससे आपका पूरा पोर्टफोलियो हिल सकता है, पूरी संपत्ति बर्बाद हो सकती है। ध्यान दीजिए कि कल अगर किसी एक देश का कानून बदल जाए, किसी एक्सचेंज पर बैन या हैक आ जाए तो आपकी पूरे निवेश को संकट में डाला जा सकता है। तो सलाह यह है, पोजीशन की साइज घटाइए, होल्डिंग्स को फैलाइए और रिस्क का सही चुनाव करिए। गफलत में मत रहिए और बोनस को फॉलो कीजिए। फिर मिलेंगे सोमवार को।